Hello and Namaste. Welcome to the YouTube channel of Unacademy. मैं प्रियंका सिंह, your law educator. क्लैट पीजी एग्जाम के लिए ये जो बिजनेस लॉ एरिया है ये आपका 20 से 30% तक का वेटेज कैरी करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस लॉ. सो आज के वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. इन क्वेश्चंस को हम आंसर के साथ और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे सो दैट उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके डाउट्स दोनों ही साथ साथ क्लियर होते जाए. इस वीडियो के थ्रू आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ रिवाइज भी कर सकते हैं. So this video is going to be very beneficial for you. So watch the video till the end. Question start करने से पहले I want टू मेक एन अनाउंसमेंट. अनअकैडमी लेकर आया है अपने सभी क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अगर आप 31 जुलाई से पहले अनअकैडमी पे क्लैट पीजी के कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिल सकता है 25% तक का ऑफ. जस्ट यूज द कोड PSING10 टू ग्रैब द ऑफर. आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी प्लान को चूज कर सकते हैं, आइदर 6 मंथ, 12 मंथ्स और 18 मंथ्स. इन तीनों ही प्रोग्राम्स पर आपको मिलता है वेरी बिग सेविंग और आपको 25% ऑफ के साथ एक बहुत ही नॉमिनल डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये क्लैट पीजी की सब्सक्रिप्शन मिल सकती है. अनअकैडमी पे आपको क्लैट पीजी के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाती है, टोटल अ पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज. क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं. तो टाइम टू टाइम इन मॉक टेस्ट को अगर आप देते हो इससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रेंथन हो जाती है और आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट पर वो और भी मजबूत हो जाती है और आप फाइनल एग्जाम के लिए अल्टीमेटली अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो अनअकैडमी के थ्रू आप अपने मॉक टेस्ट के पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. अनअकैडमी पे आप इस पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक सीरीज को अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. द प्राइस इज गोइंग टू बी ओनली 2250 और अगर आप इस मेरे कोड को यूज करते हैं PSING10 तो आपको ये 2250 के भी फर्दर डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल होगा. तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है. सो डू एनरोल फॉर दिस मॉक टेस्ट. ये हर वीकेंड लाइव कंडक्ट होता है जिसके थ्रू आप अपने मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं. हर मंथ 4 मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं और हर मंथ का मॉक टेस्ट का कैलेंडर आपको अवेलेबल हो जाएगा. जुलाई मंथ में ये 4 मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं. 2nd एंड 22 जुलाई की डेट्स जा चुकी है. देन 30 जुलाई को दैट इज संडे 2 PM पर ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है. सो एनरोल फॉर द कोर्स टुडे, एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट टुडे. अनअकैडमी पे क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है फ्रॉम 6 जुलाई. इसमें आपको 3 एजुकेटर्स मिलते हैं जो कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में एज अ मेंटर आपकी हेल्प करते हैं. तो आप इस अचीवर्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप क्लैट पीजी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. इस कोर्स में आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, डेली लाइव क्लास होती है, लाइव टेस्ट, क्विजेस, मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम कंडक्ट कराए जाते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको हर कोर्स की डिटेल स्टडी आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ हर क्लास का PDF लेक्चर भी आपको अवेलेबल हो जाता है. और अगर आप क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो ये जो 20 मॉक टेस्ट का सीरीज है ये आपको टोटली फ्री में मिल जाता है. उसके लिए आपको सेपरेट यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी. So now let's start with the important questions of intellectual property rights. क्लैट पीजी का जो एग्जाम है वो पैसेज बेस्ड होता है. उसमें किसी भी एक केस का या जर्नल का एक पैसेज दे दिया जाता है, उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो टुडे आई एम नॉट गोइंग फॉर द पैसेज पार्ट बट उससे रिलेटेड, उस केस लॉ से या जजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस ओनली द case laws, only the MCQs based on the case laws of intellectual property rights. So let's start with the very first question. McLeod's Pharmaceutical Limited versus Tidal Laboratories Private Limited 2011 is a case on which of the intellectual property rights? A very famous case on intellectual property rights. अगर आपने intellectual property rights अभी तक रिवाइज किया है तो आपको इस केस का नाम तो आप 100% सुना होगा. You will be very familiar with this case. So the question is कि मैक्लॉड्स फार्मास्यूटिकल केस लिमिटेड ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कौन से एरिया से रिलेट करता है? ऑप्शन 1 पेटेंट, बी ट्रेडमार्क,
3 डिजाइन या फिर 4 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ रखा है, बट द थिंग इज दैट कि केस लॉ के साथ जब इस तरह से ऑप्शंस दे दिए जाते हैं तो इससे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। So read the question very carefully, think twice and then answer, because क्लास पीजी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस को रिस्क लेकर के आप आंसर नहीं कर सकते। So be sure before answering. Now let's see the correct answer. So the correct answer is option 2, trademark. ये जो मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस टाइलर लैबोरेटरी वाला केस है इन द ईयर 2011, दिस केस इज रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क। इस केस में द प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर एड इंटरिम इज मूव्ड बाय द प्लेंटिफ ऑन कॉज ऑफ एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ। ट्रेडमार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ। जो मैक्लॉर्ड फार्मास्यूटिकल वाला केस है ये इसी पासिंग ऑफ वाले टॉपिक से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज पासिंग ऑफ? If a person sells his goods as the goods of another, then the trademark owner can take action as if this become a case of passing off. अगर कोई एक पर्सन दूसरे के सामान को अपना सामान बताकर सेल कर रहा है तो द ओरिजिनल ओनर है वो पासिंग ऑफ की कैटेगरी में क्लेम कर सकता है। पासिंग ऑफ इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट और सेफगार्ड द गुडविल अटैच्ड टू एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जनरली अगर आपने अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा है और कोई दूसरा पर्सन आपके ट्रेडमार्क को यूज करके बिजनेस कर रहा है तो आप उस पर इंफ्रिंजमेंट का क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ पर द थिंग इज दैट कि आपने जो आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। बट द लॉ इज कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अगेंस्ट में भी आपको क्लेम कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में भी आपके राइट्स जो है वो सिक्योर होते हैं, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें आप इंफ्रिंजमेंट क्लेम ना करके आप पासिंग ऑफ क्लेम कर सकते हैं। When the trademark has been registered by the owner and infringement happens, then it becomes a suit of infringement. अगर आपने आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है और कोई दूसरा पर्सन आपके ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है तो इसे इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। बट इफ द ट्रेडमार्क हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द ओनर, लेकिन अगर ओनर ने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया है एंड इन्फ्रिंजमेंट हैपेंस, और इस केस में अगर कोई दूसरा आपके गुड्स को अपना गुड्स बताकर सेल कर रहा है तो इस केस को ही पासिंग ऑफ कहा जाता है। तो वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ। तो दिस केस मैक्लॉर्ड फार्मास्यूटिकल केस इज रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1999। इस केस में द प्लेंटिफ आर सीकिंग एन इंजंक्शन फ्रॉम दिस कोर्ट restraining the defendant from in any manner using the impugned trademark named Revlimid or any other mark deceptively similar to the plaintiff's trademark of Revlimid so as of pass of the plaintiff product as that of the defendant. इस केस में उन्होंने इस Revlimid मार्क को रजिस्टर नहीं किया था, but he was using this name in his business since a long time. तो इस केस में ये इंजंक्शन क्लेम किया गया कि सिमिलर या डिसेप्टिव सिमिलर मार्क्स को आप एज अ ट्रेड मार्क यूज नहीं कर सकते हैं, और इसी के अगेंस्ट में उन्होंने पासिंग ऑफ का एक्शन जो है इन्फ्रिंजमेंट का एक्शन क्लेम किया था। तो गॉट द कॉन्सेप्ट। अगर केस का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन आए, बट इस टॉपिक से रिलेटेड, इस केस लॉ से रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस केस लॉ से रिलेटेड, इन्फ्रिंजमेंट या पासिंग ऑफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उनको बहुत इजीली सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है किसी एज इट इज क्वेश्चन को रट लेना है, याद कर लेना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Bayer Corporation versus Union of India 2011. The case is dealing on which subject matter? Again, a very famous case in intellectual property rights. So the question is, Bayer Corporation वाला केस इनमें से कौन से टॉपिक से रिलेट करता है? Evergreening of patent, grant and sealing of patent, working of patenting process, surrender and revocation of patent. अगर आपने सिर्फ इतना याद करके रखा है कि बेयर कॉर्पोरेशन का जो मैटर है वो पेटेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे टाइम पर आप इन ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे और आप करेक्ट आंसर को मार्क नहीं कर पाओगे।
इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप क्लैट पीजी के लिए केस लॉ की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड नो द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, जो लैंडमार्क केस लॉज है, उनके एंटायर फैक्ट्स पता होने चाहिए, सो दैट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको सब्जेक्ट मैटर पूछ लिया जा सकता है कि ये केस इस टॉपिक के कौन से सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता है। तो इस टाइप के इंटरनल क्वेश्चंस को आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपको केस के फैक्ट्स इश्यूज पता है। ओके, so try to answer this question. Beer Corporation versus Union of India. The case is dealing on which subject matter? So here the correct answer is working of patenting process. Patenting process से this case is related. Now see, the patent system promotes the progress of science and technology by granting exclusive rights to the inventor for a limited period of time. पेटेंट के थ्रू साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाता है और जो भी इसके एक्सक्लूसिव ओनर्स हैं उन्हें ग्रांट किया जाता है स्पेशल राइट्स इन्वेंटर्स को फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम के एक्सपीरियशन के बाद में द इन्वेंशंस एंटर द पब्लिक डोमेन। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही जो एक्सक्लूसिव राइट्स है वो दिए जाते हैं। उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो जो उनका वर्क है, जो उनका इन्वेंशन है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है एंड एड टू द पूल ऑफ नॉलेज बेस फॉर फर्दर इन्वेंटिव एक्टिविटीज। सो दैट जब ये पब्लिक डोमेन में आए तो जनरल पब्लिक उस चीज को यूटिलाइज कर सके और उस चीज से अपनी नॉलेज को बढ़ा करके उसे फर्दर दूसरे इन्वेंशन में, दूसरे इन्वेंटिव एक्टिविटीज में उस नॉलेज को यूज कर सके। So it is believed that the exclusive rights granted by the patent system provide incentives to invent, invest, disclose and design which push the limits of science and technology. Intellectual property rights का जो ओरिजिन है वो इसी पर्पज से हुआ है सो दैट ज्यादा से ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन हो, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चीजें सोसाइटी में आए। सो पेटेंट के थ्रू सिर्फ यही मोटिव रखा गया कि पेटेंट के थ्रू हम इंसेंटिव देंगे लोगों को, इन्वेंटर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांट करेंगे फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिससे वो और ज्यादा एनकरेज हो फर्दर चीजें इन्वेंट करने के लिए और नई नई चीजें डिस्क्लोज करें, नए नए डिजाइन बनाए और साइंस और टेक्नोलॉजी में फर्दर मोर डेवलपमेंट हो। So it is well understood that for the patent system to work effectively, a healthy balance between the patent incentives and public domain is essential. So पेटेंट का जो सिस्टम है वो प्रॉपर सही तरीके से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि जो इन्वेंटर्स हैं उन्हें सही इन्वेंशन मिले और सेकेंडली जिनके लिए बनाया गया है, जब ये पब्लिक डोमेन में आ रहा है तो ये उनका भी बेनिफिट करे। इन दोनों के बीच के बैलेंस को क्रिएट करने के लिए ही ये पेटेंट्स लॉ बनाए गए हैं और इन पेटेंट लॉ के थ्रू एक्सक्लूसिव एडवांटेज दिया जाता है इन्वेंटर्स को ताकि उन्हें कुछ इंसेंटिव भी मिलता रहे, साथ ही साथ वो एनकरेज भी होते रहे फर्दर मोर इन्वेंशन करने के लिए। और मेन मोटिव होता है पब्लिक डोमेन में पहुंचाना, पब्लिक डोमेन को फायदा होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो इन दोनों ही चीजों का बैलेंस लॉ के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। तो दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू सेक्शन 83। सेक्शन 83 बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू द वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशंस। पेटेंटेड इन्वेंशंस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ये एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 83 में। विदाउट प्रीजुडाइस टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, in exercising the powers conferred by this chapter, regard shall be had to the following general considerations, namely इनमें क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स बताया गया फॉर पेटेंटेड इन्वेंशन, दैट पेटेंट्स आर ग्रांटेड टू एनकरेज इन्वेंशन, पेटेंट ग्रांट किया जाता है सो दैट जो इन्वेंटर्स हैं वो इंकरेज हो ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन करने के लिए एंड टू सिक्योर दैट द इन्वेंशंस आर वर्क्ड इन इंडिया ऑन अ कमर्शियल स्केल, और उस इन्वेंशन को कंट्री में कमर्शियल स्केल पर यूज किया जा सके एंड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट दैट इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल विदाउट अनड्यू डिले, और ये सोसाइटी में जनरल पब्लिक को फुल्ली एक्सटेंट पे अवेलेबल हो एट अ नॉमिनल प्राइस विदाउट डिले। इसी पर्पज से सेक्शन 83 में पेटेंटिंग इन्वेंशंस का काम किया जाता है। सेक्शन 84 बात करता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, that at any time after the expiration of 3 years from the date of grant of a patent,
Any person interested may make an application to the controller for grant of the compulsory license on patent on any of the following grounds. रूल ये कहता है कि पेटेंट के जो भी इन्वेंटर्स हैं उन्हें एक्सक्लूसिव राइट दिया तो जाता है, उनके राइट्स प्रोटेक्ट तो होते हैं, बट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल के लिए ही उन्हें एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। 3 साल के बाद अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो उस पेटेंट का, उस इन्वेंशन के कंपल्सरी लाइसेंस के लिए क्लेम कर सकता है, सो दैट वो पब्लिक डोमेन में उन चीजों को पहुंचा सके, नॉट एज अ ओनर बट एज अ लाइसेंसी। तो अगर किसी पर्सन को लाइसेंस चाहिए, कंपल्सरी लाइसेंस चाहिए आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ 3 years, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे? पॉइंट नंबर 1, that the reasonable requirement of the public with respect to the patented invention have not been satisfied. पहला रीजन ये है कंपल्सरी लाइसेंस देने के लिए कि जो पब्लिक डोमेन के लिए इन्वेंशन हुआ है, तो अगर जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो उसे ये प्रूव करना होगा कि उस इन्वेंशन के थ्रू, ये जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए इन्वेंशन हुआ है, वो जनरल पब्लिक तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, जनरल पब्लिक की जो नीड है उस इन्वेंशन के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है, एंड देयर इज रीजनेबल रिक्वायरमेंट कि जनरल पब्लिक तक इस इन्वेंशन को पहुंचाया जाए। इसके लिए कोई पर्सन कंपल्सरी लाइसेंस क्लेम मांग सकता है, अप्लाई कर सकता है फॉर द पेटेंट। Second is that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price. Secondly, जो इन्वेंशन है अगर वो जनरल पब्लिक तक अफोर्डेबल प्राइस में नहीं अवेलेबल हो रही है, क्योंकि जो इन्वेंटर है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने इन्वेंशन को लेकर, तो अगर वो हाई प्राइस पे कर रहा है जिसकी वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है वो उस इन्वेंशन को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो इस ग्राउंड पर भी कोई भी पर्सन कंपल्सरी लाइसेंस उस प्रोडक्ट का अवेल करा सकता है। उसके कंपल्सरी लाइसेंस मिलने के बाद जब उसके पास ये अथॉरिटी, ये राइट्स आ जाएंगे, तो वो पब्लिक डोमेन में उन चीजों को लो प्राइस पर अवेलेबल करवा सकता है। थर्ड क्राइटेरिया इज दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्क्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सपोज अगर बाहर की कंट्री में किसी प्रोडक्ट को पेटेंट मिला हुआ है जो कि हमारे कंट्री तक पहुंच ही नहीं पाया ड्यू टू एनी रीजन, इंडिया के लोग उस प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, तो भी कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है कि इंडिया में उस चीज को यूज करने का लाइसेंस मुझे मिले, सो दैट इंडियन पीपल विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय दिस इन्वेंशन। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसके बेसिस पर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन 3 ईयर के टर्म के बाद कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। So in the case of Bayer Corporation, the issue was raised that it is valid to export a product to foreign country other than India for purpose of submission of any information. क्या दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना इट इज अ वैलिड एक्सपोर्ट? और कंपल्सरी लाइसेंस से रिलेटेड ये 3 इश्यूज रेज किए गए, दैट वेयर द रीजनेबल रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डिंग टू पब्लिक वेयर मेट। ये 3 कंडीशंस थे जो हमने सेक्शन 84 में देखे कंपल्सरी लाइसेंस के, कि क्या वो रिक्वायरमेंट, वो तीनों कंडीशन इस बेयर कॉर्पोरेशन में फुलफिल हो रहे थे जिसकी वजह से कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया। अवेलेबिलिटी ऑफ पेटेंटेड ड्रग एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस, क्या वो जो प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, वो पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में जनरल पब्लिक को रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल था? और द वर्किंग ऑफ द पेटेंटेड ड्रग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या उस पेटेंटेड ड्रग को इंडियन टेरिटरी में यूज किया जा रहा था या नहीं? यानी जो पीछे हमें सेक्शन 84 के 3 रिक्वायरमेंट्स देखे कंपल्सरी लाइसेंस के लिए, इस केस में यही इश्यू रेज किया गया, क्या ये तीनों पॉइंट्स, तीनों क्राइटेरिया फॉर कंपल्सरी लाइसेंस इस केस में मैच हो रहे हैं या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if one's artistic expressions are synonyms with one's personality, then they are deserving of protection just as much as physical person. The above observation is true about which theory of intellectual property? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत सारी थियोरीज बताई गई हैं, तो ये जो टर्म है, स्टेटमेंट है, रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। ये स्टेटमेंट कौन सी थियोरी से बिलोंग करता है? मोरल डिजर्ट थियोरी, पर्सनालिटी थियोरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी या फिर लिबर्टेरियन थ्योरी? The correct answer is personality theory.
अगर आपको पर्सनालिटी थ्योरी का कंसेप्ट नहीं भी पता है, अगर आप क्वेश्चन को भी ऐसे सिचुएशन में थोड़े ध्यान से रीड करोगे तो आपको आपका आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। See the question. If one's artistic expressions are synonyms with one's personality, अगर कोई पर्सन की जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज है वो उसकी पर्सनालिटी से मैच करती है, तो उस दे आर डिजर्विंग ऑफ प्रोटेक्शन जस्ट एज अ फिजिकल पर्सन। तो उस पर्सन की पर्सनालिटी को भी एज अ फिजिकल पर्सन प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन कौन सी थ्योरी की हो सकती है? यहाँ पर किसी की पर्सनालिटी को एज अ फिजिकल पर्सन प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द पर्सनालिटी थ्योरी। Now, see what is the personality theory. The personality theory provides that it is the creator's creation that builds his or her personality, thereby clarifying an individual's personality is inherent to his or her property rights. जो किसी भी इंडिविजुअल की क्रिएटर की पर्सनालिटी है वो उसकी पर्सनालिटी इनहेरेंट होती है और उस पर उनका अपना प्रॉपर्टी राइट्स होता है। The theory draws its roots from Hegel's philosophy. Now अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो पर्सनालिटी थ्योरी है इसे कौन से लीगल फिलोसोफर सपोर्ट करते हैं या इसे किसने ओरिजिनेट किया था? तो प्रोफेसर हीगल। तो ये जो पर्सनालिटी थ्योरी का कंसेप्ट है ये हीगल की फिलोसफी से लिया गया है, which provides that intellectual property rights are also associated with the safeguarding personality development that extends to material things. हीगल ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सिर्फ उसके माइंड की क्रिएशन को ही प्रोटेक्ट नहीं करती है बल्कि किसी पर्सन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है एज अ मटेरियल थिंग। किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो उसका एक मटेरियल थिंग है, वो उसका एडवांटेज है, वो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करता क्या है? ये इंटरनल क्वालिटीज को ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, ये आपका इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली इंटेलेक्ट में ये आपकी पर्सनालिटी को भी प्रोटेक्ट करता है अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इस थ्योरी को पर्सनालिटी थ्योरी कहा जाता है। In this way, the theory remarks that an unauthorized user who offer to the general public someone's creation without prior consent will be considered as a thief. So ultimately पर्सनालिटी थ्योरी के अंदर अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के क्रिएशन को बिना उसके कंसेंट के सेल कर रहा है, यूज कर रहा है, अनऑथराइज यूज कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को लीगल लैंग्वेज में थीफ कहा जाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फिजिकल चीजों के अलावा उनकी पर्सनालिटीज डेवलपमेंट्स को भी सिक्योर या फिर प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द यूटिलिटेरियन थ्योरी या फिर इंसेंटिव थ्योरी। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम आए, आपको पर्सनालिटी थ्योरी के ही बेसिस पर क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आई हैव ट्राइड टू मेक अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी थ्योरी सो दैट थ्योरीज क्या है उसका बेसिक आइडिया आपको एटलीस्ट इस इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको लग जाए, तो दैट अगर दूसरे थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उनको इजीली आंसर कर पाओगे। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी या फिर इंसेंटिव थ्योरी। तो द वर्ड यूटिलिटेरियन मीन्स सोशल वेलफेयर एंड दिस थ्योरी वाज चैंपियनड बाय ग्रेट इकोनॉमिस्ट बेंथम एंड मिल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इट्स अ यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन यानी कि सोशल यूटिलिटी के लिए हो रहा है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो रहा है। और इस थ्योरी को बनाया किसने था, सपोर्ट कौन करते हैं? बेंथम एंड मिल। With the objective of making every policy universal in the sense of attaining the greatest good for the greatest number. इन theories को के मीनिंग को अच्छे से समझना है, so that जो क्वेश्चन है अगर इन थ्योरी से रिलेटेड पैसेज वाइज आए तो भी आप पैसेज पढ़ के आइडेंटिफाई कर सको कि जिस थ्योरी में ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर है, इसका मतलब है कि ये जो कंसेप्ट है वो यूटिलिटेरियन थ्योरी के बेस यूटिलिटेरियन थ्योरी पर बेस्ड है, और इसके जो प्रोफाउंडर है, सपोर्ट करते हैं इन थ्योरीज को, वो है बेंथम एंड मिल। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन थ्योरी बात करता है यूटिलिटी की, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का, पब्लिक का वेलफेयर हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवांटेज मिल सके, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा लोगों को ज्यादा एडवांटेज मिल सके। दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटेरियन थ्योरी। द
यूटिलिटेरियन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द इंसेंटिव थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी को इंसेंटिव थ्योरी भी कहा जाता है because the theory endorses society's duty to respect the innovator's right to ownership on his or her creation, which is not only a source of profit for the creator himself but for the society as a whole. यूटिलिटी का मतलब सिर्फ पब्लिक या फिर सोसाइटी का वेलफेयर ही नहीं है। यूटिलिटी का मतलब ये भी है कि जो पर्सन, जो इन्वेंटर है, उसे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तभी तो वो इनकरेज होगा फर्दर और इन्वेंशन और कुछ अच्छा काम करने के लिए। सो यूटिलिटेरियन थ्योरी ये कहता है कि इंसेंटिव थ्योरी भी इसे कहते हैं क्योंकि जो पर्सन है, जो इन्वेंट कर रहा है, उसे अपने इन्वेंशन के लिए, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट के लिए उस इन्वेंशन पर ओनरशिप, एक्सक्लूसिव राइट्स मिलता है। इसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है, इससे यूटिलिटेरियन थ्योरी करे, जो इन्वेंटर है उसे भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसे इंसेंटिव मिल रहा है। सेकेंडली, जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, जिसके वेलफेयर के लिए ये चीजें बन रही है, उसका तो बेनिफिट हो ही रहा है। इसकी इन्वेंशन की वजह से ज्यादा लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी बात करता है बेनिफिट की फ्रॉम बोथ द साइड्स, इन्वेंटर्स की भी और जनरल पब्लिक की भी। नेक्स्ट थ्योरी इज मोरल डेजर्ट थ्योरी। इसके प्रोफाउंडर है प्रोफेसर लॉक। हर थ्योरी के साथ उनके फिलोसोफर का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो मोरल डेजर्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू लॉक, एवरी मैन हैज अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन। इनका ये कहना है कि हर पर्सन अपने आप में एक अलग सेपरेट प्रॉपर्टी है। दैट इज द फ्रूट ऑफ वंस लेबर बिलोंग्स टू हिम ओनली। किसी एक पर्सन की जो मेहनत है, उसका फल उसी इंडिविजुअल पर्सन को मिलना चाहिए। The intellectual property rights also follow the same pattern because the innovator deserves the right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एम ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो इनोवेटर्स हैं उन्हें दे डिजर्व करते हैं कि उन्हें कोई स्पेसिफिक राइट मिले, बिकॉज जो भी उन्होंने अपना टाइम, इंटेलेक्ट और फिजिकल लेबर इन्वेस्ट करके किसी भी नई चीज का क्रिएशन या फिर इन्वेंशन किया है। So this theory compensates a worker's performance for his effort, ability, persistence, industriousness, luck, time spent, the difficulty, the danger of the work, leadership, etc. इस थियोरी के अकॉर्डिंग सिर्फ किसी पर्सन के इंटेलेक्चुअल मेंटल कैपेसिटी को नहीं, उसकी फिजिकल कैपेसिटी, उसके एफर्ट, उसकी कंसिस्टेंसी, उसने जितना टाइम स्पेंड किया है उस इन्वेंशन को करने में, जितने भी डिफिकल्टीज फेस की हैं, जितने भी उस काम को करने में डेंजर फेस किया है, जो भी लीडरशिप क्वालिटीज उसने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज उस काम में दिखाई है, शो करी है, तो मॉरल डेजर्ट थ्योरी के अंडर उस हर चीज को, हर लेबर को, हर मेहनत, हर एफर्ट को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लिबर्टेरियन थ्योरी ये जनरली फ्री प्रेस थ्योरी है। ये थ्योरी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करता है, बट ऑप्शंस में दिया जा सकता है जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। तो लिबर्टेरियन थ्योरी, इसे फ्री प्रेस थ्योरी भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन वेयर मीडिया और प्रेस इज गिवन एब्सोल्यूट फ्रीडम टू पब्लिश एनीथिंग एट एनी टाइम एंड एक्ट एज अ वॉचडॉग। प्रेस को वॉचडॉग, एज अ वॉचडॉग जो फ्रीडम है वो राइट्स दिए गए हैं अंडर द लिबर्टेरियन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Super Cassettes Industries Limited versus MySpace Inc. 2011 is a leading case on the Copyright Act. But the major question अब क्या आ रहा है, ये तो सबको पता है कि सुपर कैसेट्स वाला केस कॉपीराइट एक्ट से रिलेट करता है, लेकिन ट्रिकी पार्ट इज विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। इसलिए मैंने बताया कि केस को डिटेल्ड में डीपली पढ़ना है और समझना है, कौन से इश्यूज इन्वॉल्व है, कौन से सेक्शन इन्वॉल्व है, इस केस में कौन कौन से जजमेंट्स को साइड किया गया था, कौन सी बेंच थी, कितने मेजोरिटी से डिसीजन दिया गया था। ये सभी बेसिक चीजें आपने अगर केस रजिस्टर अभी तक नहीं बनाई है, सो डू मेंटेन दैट केस रजिस्टर, और इस तरह से आप हर केस से रिलेटेड चीजों को कीवर्ड्स के साथ सेपरेटली लिखते जाइए। फाइनल की टाइम पे आप क्या करोगे, जस्ट यू विल ओपन द केस डायरी, केस रजिस्टर, और वन वर्ड कीवर्ड को देख करके आपको पूरा केस जो है रिवाइज हो जाएगा। आपको फिर से ईच एंड एवरी चीजें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस माइस्पेस इंक, दिस केस इज डीलिंग विद विच सेक्शन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 14, सेक्शन 22, सेक्शन 30, सेक्शन 51। आपको पहली बात तो सारे सेक्शंस पता होने चाहिए ये सब कि कौन से सेक्शन में क्या चीज डील की गई है,
सेकेंडली, ये केस लॉ के साथ भी आपको मैच करके याद रखना चाहिए कि इस केस में कौन से इश्यूज रेज किए गए थे, कौन से सेक्शन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो इस केस में डिस्प्यूटेड है। तो दिस केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 51 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। सेक्शन 51 बात करता है इन्फ्रिंजमेंट की। A suit is filed against MySpace, which is a social networking platform for infringement of copyright of plaintiff, as the platform of MySpace allowed the users to upload and share files which were under the authorization of the plaintiff. इसमें MySpace एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसपे कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम किया गया, क्योंकि इसने जस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें दूसरे यूजर्स आकर के अपने कंटेंट को शेयर कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे। So the suit was filed for infringement under section 51A1 and 51A clause 2 of the Copyright Act. The plaintiff claims that in year 2007 there was a non-disclosure agreement signed between the plaintiff and the defendant, following which there were discussions with regard to the defendants procuring a license from the plaintiff to display the plaintiff's copyrighted material. इस केस में एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया गया था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, जब उसे लाइसेंस दिया गया था अपने मटेरियल्स को, कॉपीराइटेड मटेरियल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो सेक्शन 51 बात करता है द कॉपीराइट इन अ वर्क इज डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड। किस किस केसेस में कॉपीराइट को इन्फ्रिंज किया जा सकता है? द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन एनी पर्सन विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम द ओनर ऑफ द कॉपीराइट और द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट or in contravention of the condition of a license granted or any conditions imposed by the competent authority। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के कॉपीराइटेड मटेरियल को विदाउट अथॉरिटी, विदाउट लाइसेंस यूज करता है तो इसे हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मानते हैं। क्या करता है? डज एनीथिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू डू विच इज कन्फर्ड अपॉन द ओनर। अगर वो ओनर के एक्सक्लूसिव राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिस पर सिर्फ ओनर का एक्सक्लूसिव राइट है और ये पर्सन कोई काम कर रहा है विदाउट द लाइसेंस, विदाउट हिज कंसेंट, तो इसे हम इन्फ्रिंजमेंट मानते हैं एज पर सेक्शन 51। सेकेंडली, permits for profit any piece to be used for the communication of the work to the public where such communication constitutes an infringement of the copyright in the work unless he was not aware and had no reasonable ground for believing that such communication to the public would be an infringement of copyright। दो कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आप कर रहे हो या ऐसा माना जाता है कि द कॉपीराइट इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड। पहला, अगर आप ओनर के एक्सक्लूसिव राइट्स को इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस पर सिर्फ ओनर का एक्सक्लूसिव राइट है, देन इट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सेकेंडली, अगर आप दूसरे के काम को किसी ऐसे तरीके से यूज कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है without the consent or permission or license of the original owner, तो ऐसे में copyright work is said to be infringed। Next is the preamble to agreement on trade related aspect of intellectual property rights, TRIPS। तो TRIPS के preamble में इनमें से क्या provisions available हैं? Public policy objective of national system, special needs of the least developed countries, resolving IP disputes through multilateral procedures, establishing mutually supportive relationship between WTO and WIPO। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ ट्रिप्स? ट्रिप्स के प्रियम्बल में इनमें से क्या क्या प्रोविजन जो है वो कंटेन करता है? रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली देन आंसर। So the correct answer is option A, B, C, D और R2। ट्रेड में ट्रिप्स बनाया क्यों गया? So that जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिस्टम का, पब्लिक पॉलिसी का, वो मेंटेन किया जा सके, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी स्पेशल नीड्स को मीट किया जा सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सही तरीके से रिजॉल्व किया जा सके, और WTO एंड WIPO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस को म्यूचुअली सपोर्ट मिले, क्योंकि ये दोनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट करता है, दूसरा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रेड के तरीके से यूज कर रहा है।
सो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए, ताकि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सही तरीके से, म्यूचुअल तरीके से, सपोर्टिव तरीके से काम कर सके, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ट्रिप्स अग्रीमेंट साइन किया गया था। तो ट्रिप्स के प्रियम्बल में ये सभी चीजें कंटेन करती है एज पर द ट्रिप्स अग्रीमेंट। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट एक्सप्रेसेस अ की ऑब्जेक्टिव। ट्रिप्स अग्रीमेंट में कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, ट्रिप्स क्यों बना था। तो पहला पर्पस इसका है टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड टेक इनटू अकाउंट द नीड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड हो रहा है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, उसके जो भी हर्डल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, और किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा, यही सभी प्रोविजन ट्रिप्स अग्रीमेंट में बताए गए हैं। टू प्रमोट इफेक्टिव एंड एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रॉपर, सही, एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिल सके। To ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barrier to legitimate trade. जो intellectual property right obtain करने का procedure है, वो चीज इतनी complicated नहीं होनी चाहिए कि वो process ही एक barrier बन जाए for legitimate trade. यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप ट्रेड वाले एस्पेक्ट को, ट्रेड बिजनेस को आप इग्नोर नहीं कर दो। इन दोनों के बीच का बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही ट्रिप्स अग्रीमेंट साइन किया गया था। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट का मेन मोटिव यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सको, उसे इफेक्टिवली चला सको, उससे रिलेटेड ट्रेड को आप प्रॉपर तरीके से चला सको, और ट्रेड और प्रोटेक्शन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना सको। इसी पर्पज से ट्रिप्स अग्रीमेंट साइन किया गया था। तो अगर ट्रिप्स अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो आप इन कीवर्ड्स को अगर ध्यान रखोगे तो आप ट्रिप्स से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन को 100% आंसर कर पाओगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द Prohibition of Registration of Geographical Indication Act, that is the GI Act 1999, contains as many as। GI Act में Geographical Indication के registration से prohibition से related कितने grounds बताए गए हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, देन कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ये सभी चीजें कंटेन करती है। सिर्फ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पढ़ने से नहीं होगा, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टोटल 8-9 कैटेगरीज है, इन सभी के बारे में बेसिक ओवरव्यू आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद रखने हैं और कुछ बेसिक आइडियाज याद रखने हैं, और सभी जजमेंट्स को इन सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, चाहे वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो या फिर ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, इन सब से रिलेटेड अगर कोई रिसेंट या फिर लैंडमार्क जजमेंट है तो इसकी जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट में कितने ग्राउंड्स बताए गए हैं प्रोहिबिशन के? तो द करेक्ट आंसर इज 7 ग्राउंड्स बताए गए हैं प्रोहिबिशन के फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को रजिस्टर नहीं किया कराया जा सकता है। ये प्रोहिबिशन वाले ग्राउंड्स बताए गए हैं सेक्शन 9 में। इस सेक्शन को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन केस क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में ये प्रोहिबिटरी ग्राउंड्स बताए गए हैं, तो सेक्शन 9 में बताए गए। नाउ लेट्स सी सेक्शन 9 में कौन से 7 ग्राउंड बताए गए हैं। पहला ग्राउंड, the use of which would be likely to deceive or cause invention। आप किसी भी प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं करवा सकते जो डिसीव कर सकता है या फिर जनरल पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जैसे ऑलरेडी काश्मीरी एप्पल है ना, काश्मीरी एप्पल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द जीआई। सो आप काश्मीरी किन्नूर एप्पल इस तरह से नामों को रजिस्टर नहीं कर सकते। आप एप्पल जो उसकी स्पेशलिटी है, जिस स्पेशल जगह की, वो उसकी ही होनी चाहिए। आप सिमिलर नाम के थ्रू जीआई रजिस्टर करवा करके जनरल पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। तो दिस इज अ प्रोहिबिटेड ग्राउंड। हम नेगेटिव चीजों को पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजों को आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर रजिस्टर नहीं करवा सकते। सेक्शन 9 प्रोहिबिटरी ग्राउंड्स की बात करता है। ओके, सेकेंड इज द यूज ऑफ विच वुड बी कॉन्ट्रैरी टू एनी लॉ। कोई भी ऐसा इंडिकेशन जो कि लॉ के अगेंस्ट है, वो टाइम बीइंग के अगेंस्ट है, तो ऐसे चीजों को आप जीआई के अंडर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। विच कंप्राइजेस और कंटेन्स स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर आप किसी भद्दे, ऑब्ससीन, स्कैंडलस, फ्रॉड चीजों को रजिस्टर नहीं करवा सकते। Which comprises or contains any matter likely to hurt the religious susceptibility. रिलीजियस चीजों के नाम पर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते जिससे किसी स्पेसिफिक क्लास या स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सिटीजन को रिलीजियस हर्ट पहुंचे, तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर के किसी भी रजिस्ट्रेशन इंडिकेशन को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट इज विच वुड अदरवाइज बी डिसएंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन द कोर्ट, जो लीगल नहीं है, जिसे लॉ के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिला है, उसे भी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। विच आर डिटरमाइंड टू बी जेनरिक नेम्स, जेनरिक नियमों को भी रजिस्टर नहीं कराया जा सकता अंडर द जीआई। नेक्स्ट, which although literally true as to the territory, region or locality in which it is originated, but falsely represents to the person that the goods originated in another territory. आप झूठे, गलत तरीके की चीजों को रजिस्टर नहीं करा सकते। जैसे कि हमें पता है कि ये नागपुर के ऑरेंजेस हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये नागपुर के ऑरेंजेस है, तो आप नागपुर के ऑरेंजेस को कोलकाता लाके उसे कोलकाता ऑरेंजेस के नाम से रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो दीज आर द 7 ग्राउंड्स जिसके अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर कराना इज नॉट अलाउड, नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The absolute grounds for refusal of registration is contained under which section of the Trademark Act? ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट, इन सब के बेसिक सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कौन से सेक्शन में एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया गया है इन द ट्रेडमार्क एक्ट? सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 10? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट में एब्सोल्यूट ग्राउंड्स बताए गए हैं फॉर द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सी द अदर सेक्शंस आल्सो, ये सब बेसिक सेक्शंस है, जिस कौन से सेक्शन में क्या चीज एक्सप्लेन की गई है, ये कुछ बेसिक सेक्शंस आपको याद रखने चाहिए। सेक्शन 7 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। सेक्शन 8 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ अल्फाबेटिकल इंडेक्स। सेक्शन 9 में बताया गया है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 10 explains the limitation as to color and section 11 deals with the relative grounds. तो जनरली कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि 9 में अगर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स है तो 11 में रिलेटिव ग्राउंड्स को अज्यूम कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है, एक बार आपको सेक्शन को रीड आउट कर लोगे तो आपको याद रहेगा कि बीच में एक सेक्शन का गैप है बिटवीन द एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक सेक्शंस दैट यू शुड रिमेंबर। तो एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 9 में। एंड रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया गया है सेक्शन 11 में। नेक्स्ट, अरेंज द प्रोविजंस ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन जैसे कि मैंने बताया, सेक्शंस आपको बेसिक सेक्शंस याद रखने चाहिए। सेक्शंस को इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है। टॉपिक क्या क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलेशन इन केस ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज, लिमिटेशन एज टू द कलर, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको ABCD इस अकॉर्डिंग आप लाइन से अरेंज करना है आपको, जो जिस अकॉर्डिंग ये ट्रेडमार्क एक्ट में बताया गया है। तो रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली और उसके बाद आराम से इसको आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा सेक्शन पहले है, कौन से टॉपिक को पहले इस एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। Now let's see the correct answer is ADCB, यानी सबसे पहले बताया गया है क्लासिफिकेशन, देन एब्सोल्यूट ग्राउंड्स, देन लिमिटेशन और उसके बाद में है रेगुलेशन। Now let's see the sections. सेक्शन 7 बात करता है क्लासिफिकेशन की, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा मैंने बताया ना कि एक टाइप के क्वेश्चन को, एक टर्म को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। यही चीजें प्रैक्टिस आपको करनी है विद द हेल्प ऑफ द MCQs। MCQ प्रैक्टिस के थ्रू यही चीजें आप समझोगे कि किसी एक टॉपिक को अगर आप समझ लेते हो तो उस नॉलेज को आप किस तरह से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपके एप्लीकेशन लेवल को, एप्लीकेशन थिंकिंग को इम्प्रूव करता है जितना ज्यादा से ज्यादा आप MCQs और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो।
देन सेक्शन 9 बात करता है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स की, सेक्शन 10 डील्स विद द लिमिटेशन एज टू द कलर एंड सेक्शन 12 डील्स विद द रेगुलेशन इन केस ऑफ ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूज। तो सबसे पहले 7, 9, 10, 12 इस तरह से सेक्शन इसमें ऑर्गेनाइज किए गए। Moving on to the next question, which one of the following section of the patent 1970 provide for the subject matter that are not invention under the act? इनमें से कौन सा सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है कि ये चीजें इन्वेंशन नहीं है? अब सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन रीड करने में ही मिस्टेक कर जाते हैं, ये नॉट वर्ड हमेशा स्टूडेंट से मोस्टली स्टूडेंट से मिस हो जाता है, तो ये चीज नहीं करनी है। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में मैटर्स दैट आर नॉट इन्वेंशन बताया गया है, सेक्शन 7, 3, 10 या फिर 11। So the correct answer is section 3. Section 3 एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है उन सब्जेक्ट मैटर को जो कि इन्वेंशन नहीं है अंडर द पेटेंट्स एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट कहता है that all inventions should fall under patentable criteria for patenting process. इंडियन पेटेंट एक्ट कहता है कि सभी इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबल हैं और वो पेटेंटिंग प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए। पहला, नोवेल्टी यानी कि चीज जो है वो न्यू होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए, एंड थर्ड इज वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन के लिए ओपनली अवेलेबल होना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन हो सके। इस टाइप के इन्वेंशंस को ही इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर पेटेंटेबल माना गया है। तो इंडियन पेटेंट एक्ट इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि अगर किसी इन्वेंशन में नोवेल्टी है, उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व है और वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है, तो ही हम उसे पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट। फर्दर ये सब तो हो गए पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी इन्वेंशन में होने चाहिए। उसके अलावा सेक्शन 3 में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि उस इन्वेंशन में नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 3 इज रिलेटेड टू द नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या चीजें उस इन्वेंशन में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसे इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर पेटेंट मान सकते हैं, पेटेंट दे सकते हैं। फर्दर सेक्शन 4 डील करता है एटॉमिक एनर्जी से। एटॉमिक एनर्जी भी नॉन पेटेंटेबल है एज पर सेक्शन 4। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या एटॉमिक एनर्जी को हम इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर पेटेंट कर सकते हैं? द आंसर विल बी नो। फर्दर सेक्शन 3 कहता है व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। ठीक है, सेक्शन 3 में जो क्राइटेरिया है, जो कैटेगरीज है, वो एक्सप्लेन करती है जो इन्वेंशन नहीं है। So this section clearly describes that if it is not an invention, it will be a non-patentable concept. अगर जो चीज इन्वेंशन ही नहीं है तो उसे आप पेटेंट एक्ट के अंदर पेटेंटेबल कैसे मान सकते हो? तो जो इन्वेंशन नहीं है वो पेटेंटेबल नहीं है। तो अगर कोई भी चीज इन्वेंशन है या नहीं है, ये चीज कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगी सेक्शन 3 के इन 15 सबसेक्शन से। सेक्शन 3 में सेक्शन 3A से लेके 3P तक कुछ सबसेक्शंस, कैटेगरीज, क्राइटेरियाज बताई गई हैं। तो अगर कोई इन्वेंशन इन 15 क्राइटेरियाज में फिट नहीं बैठता है तो ही वो इन्वेंशन है और उन्हीं इन्वेंशन को पेटेंट एक्ट के अंडर पेटेंटेबल माना गया है। ओके, क्लियर? तो सेक्शन 3 डिफाइन करता है व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। ये नेगेटिव डेफिनेशन है, पेटेंट एक्ट में क्लियरली नहीं बताया गया है कि किस चीजों को हम इन्वेंट कर सकते हैं। पेटेंट एक्ट कहता है कि सभी चीजें पेटेंटेबल है, इसमें एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि जिस इन्वेंशन में सेक्शन 3 में बताए गए कैटेगरीज फुलफिल नहीं हो रहे हैं वो इन्वेंशंस है और वो इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर पेटेंटेबल है। क्लियर? Now moving on to the next question. A technical document containing description and rating properly right to the inventor by government is कोई डॉक्यूमेंट जिसमें किसी इन्वेंटर की इन्वेंशंस का डिस्क्रिप्शन, उसकी रेटिंग, उसके राइट्स बताए गए हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट, अ प्रोडक्ट, अ पेटेंट या फिर अ डाइजेस्ट। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आंसर देना है कि अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट containing description and rating properly right to the inventor by government is
इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट भी तो एक एक्सक्लूसिव राइट है जो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है ना। सी पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, सॉरी, patent is a legal document granted by the government giving an inventor exclusive right। पेटेंट के थ्रू इन्वेंटर्स को एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं उनको अपने इन्वेंशन को मेक यूज और सेल करने की, और ये राइट एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। हमने इसके पहले में भी देखा कि स्पेसिफिक टाइम के लिए ही एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, उसके बाद कोई भी पर्सन उसका लाइसेंस लेकर के उसे पब्लिक डोमेन में यूज कर सकता है। So patents are also available for significant improvement on previously invented items। अगर कोई चीज ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है, इसमें एक बार इसको पेटेंट मिल गया, उसके बाद उस चीज में फर्दर मॉडिफिकेशन करके उसमें चेंजेस करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो वो जो इन्वेंटेड प्रोडक्ट है, मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, उस न्यू प्रोडक्ट पर भी इन्वेंशन ग्रांट किया जा सकता है एज पर द पेटेंट्स एक्ट। क्लियर? सो पेटेंट क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन्वेंटर्स को, उसको एक्सक्लूसिव राइट्स देती है उसको अपने इन्वेंशंस पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्लैट का जो एग्जाम है वो बेसिकली थियोरिटिकल बेस्ड नहीं होता है कि आपने जो नॉलेज पढ़ लिया, जो कंसेप्ट पढ़ लिए, उसको एज इट इज आपको आंसर में आ जाएगा, क्वेश्चन में पैटर्न में पूछा जाएगा। क्लैट का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपकी क्रिटिकल लीगल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है। आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हो, अपने जो नॉलेज गेन किया है अभी तक उसको आप अप्लाई कैसे करते हो, आप में वो एप्लीकेशन एबिलिटी है या नहीं, यही क्लैट एग्जाम चेक करता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपने प्लैगरिज्म और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा है, बट अगर उसको इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप किस तरह से अपनी उस लीगल नॉलेज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हो। CLAT is going to test that. So read the question very carefully. Assertion कहता है that plagiarism is the wrongful appreciation and stealing and publication of another author's language, thoughts, ideas or expression. Plagiarism क्या है? ये wrongful appreciation है जो दूसरे के काम को चुरा रहा है, उसे पब्लिश कर रहा है, उसे अपना आइडिया और थॉट्स बता रहा है। रीजन कहता है that plagiarism अपने आप में एक क्राइम नहीं है, ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का एक पार्ट है। तो प्लैगरिज्म आपने पढ़ा है, नाउ आपको ऑप्शंस बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। So the correct answer is option A. Yes, both the statements are correct and the reason given is absolutely correct for the question. Plagiarism एक wrongful act है और ये अपने आप में एक सेपरेट क्राइम नहीं है। प्लैगरिज्म इस रॉन्ग को हम कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट मान सकते हैं। प्लैगरिज्म इज एक्चुअली कंसिडर्ड एन अनएथिकल कंडक्ट। प्लैगरिज्म ये एक अनएथिकल कंडक्ट है रेदर देन अ क्राइम। ठीक है, प्लैगरिज्म हम दूसरे की चीज को चोरी कर रहे हैं, तो ये क्राइम स्पेसिफिकली क्राइम नहीं है, ये एक अनएथिकल अनमोरल चीज है जो एक पर्सन करता है। So, the violation of an author's right to be credited and copyright infringement are both civil wrong। किसी ऑथर की राइट को वायलेट करना और उसको अपना नाम देना, यही तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है एंड कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द वायलेटर। वायलेटर के अगेंस्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों ही टाइप के चार्जेस क्लेम किए जा सकते हैं। तो प्लैगरिज्म क्या है? ये रॉन्गफुल एक्ट तो है लेकिन ये सेपरेट क्राइम नहीं है, इसे हम कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की कैटेगरी का ही क्राइम मानते हैं, क्योंकि प्लैगरिज्म में भी आप किसी ऑथर के एक्सक्लूसिव राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। तो प्लैगरिज्म इज अ काइंड ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और साइड में आपको फीचर्स बताए गए। इनमें से आपको मैच करना है कि कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन सा फीचर कंटेन करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ऑप्शंस में है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट एंड ट्रेडमार्क। फीचर्स बताता है कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर एंड डिस्टिंक्टिव साइंस, a treaty between government and inventor, economic right and information used in operation of a business valuable to afford the potential economic utility। कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को पढ़ना है और इसमें कैलकुलेट करना है, मैच करना है कि ये फीचर कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से
रिलेट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉपीराइट जो है वो डील करता है विद द इकोनॉमिक राइट। कॉपीराइट के थ्रू आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने उस वर्क को यूज करने का, उसके थ्रू आप इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट, पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक ट्रीटी है जो आपको गवर्नमेंट देती है किसी भी इन्वेंटर को उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो पेटेंट इज बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इन्वेंटर। ट्रेड सीक्रेट क्या है? ट्रेड सीक्रेट इज एन इंफॉर्मेशन used in operation of a business invaluable to afford the potential economic utility। किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट में उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी को रेज करने से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से, उस इंफॉर्मेशन की वजह से उस प्रोडक्ट की जो इकोनॉमिक यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ ट्रेड सीक्रेट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इन ट्रेड सीक्रेट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क इट इज अ कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर एंड डिस्टिंक्टिव साइंस। ट्रेडमार्क किसी प्रोडक्ट के ब्रांड को आइडेंटिफाई कर रहा है। ब्रांड आप कैसे क्रिएट कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग द डिस्टिंक्टिव साइन। उस प्रोडक्ट को आप सेपरेट साइन, सेपरेट मार्क दे रहे हो जिससे उस प्रोडक्ट के कमर्शियल वैल्यू, उसकी सोर्स इंडिकेटर है, वो कमर्शियली उस चीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका इंडिकेटर कैसे पता चलेगा ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये ट्रेडमार्क के थ्रू ही पता चलता है। तो ट्रेडमार्क क्या है? ये इंडिकेटर है, कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर है कि किस पर्सन से बिलोंग करता है, जिसमें हम प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव साइन देते हैं। So these were the 12 important questions relating to intellectual property rights। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब वही चीज आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछी जाती है तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस को देख करके जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब ये चीज क्वेश्चन के फॉर्मेट में आती है तो उस टाइम पे आपको अपनी लीगल थिंकिंग एबिलिटी अप्लाई करके उन क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। बिकॉज क्लैट में आपकी इसी चीज को टेस्ट किया जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितने क्विक और एक्यूरेट हो। तो ये सब चीजें आप इंप्रूव कर सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। सो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के एमसीक्यू फॉर्मेट टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आप और इस तरह के और ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्मेट में आप चाहते हो तो आप अनअकैडमी के इन 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज पे एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। हर वीकेंड पर लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसमें आप प्रैक्टिकल तरीके से इन मॉक टेस्ट को दे सकते हो, जैसा यू विल फील लाइक यू आर गिविंग द फाइनल एग्जाम। उसी डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करते हुए ये मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे मॉक टेस्ट की, आप उतनी ज्यादा क्वेश्चन पैटर्न से फेमिलियर हो जाओगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 2250 के प्राइस पर अवेलेबल होता है। बट अगर आप मेरे कोड को यूज करते हैं तो ये आपको इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन गेट दिस पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक सीरीज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। 2000 से कम में भी आपको ये 20 फुल लेंथ मॉक सीरीज मिल सकता है। जस्ट यूज द कोड PSYNC10। और अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू ज्वाइन दिस अचीवर्स बैच ऑन अनअकैडमी। 6 जुलाई से फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है फॉर क्लैट पीजी। इसमें 3 बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। मैं प्रियंका सिंह, आई एम टीचिंग बिजनेस लॉ। अगर आप मेरी क्लासेस फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी द डेमो क्लासेस, तो आप अनअकैडमी पे वीक में 3 डेज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मॉर्निंग 9:30 पे मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इन फ्री क्लासेस के थ्रू यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ वी आर टीचिंग, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम्स। प्लस प्रोग्राम्स में आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लास होती है, लाइव टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है और हर क्लास का पीडीएफ लेक्चर भी अवेलेबल होता है। और अगर आप इस क्लैट पीजी के प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाती है। Further, don't forget to join the Telegram channel of Unacademy Clad PG Priyanka Singh. Just scan the QR code and join the Telegram channel to stay updated with all Clad PG related information. So that's it for today. Enroll for the Achievers batch. Thank you. Best of luck. Bye.